देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल का मतलब क्या है, एक मैग्नेट, सीधी बात है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन होगी ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, जब आप कोई वर्क डन करोगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, आप इसको घुमाओगे, एनर्जी का मतलब क्या है, किया गया काम किसमें कन्वर्ट होता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हो तो आपके द्वारा किया गया काम ही किसमें कन्वर्ट होना है, पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि आपको पता है एक बॉल को आप h हाइट तक राइज करते हो ऐसे, तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, mgh। क्यों स्टोर हुई, क्योंकि किसी फोर्स के अगेंस्ट आपने वर्क किया है। और फोर्स कौन सी होनी चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स, याद रख लेना, 11th क्लास में आपने पढ़ा है कंजर्वेटिव फोर्सेज। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, अगर आप किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी भाई। नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन है, जैसे आप एक बॉल को या फुटबॉल को उधर ऐसे चलाओ या एक बॉक्स को ऐसे धकेल रहे हो आप, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ना स्टोर होगी इसमें कि आप वापस वहाँ से वापस इधर आएगा। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने का मतलब क्या है, आपने जितना काम किया वो आपको वापस मिल जाए, आपके द्वारा किया गया काम आपको वापस एनर्जी की फॉर्म में मिले। चीज़ें समझ में, हाँ वही पोटेंशियल एनर्जी। बैटरी को चार्ज करते हैं, बाद में हमारे को एनर्जी मिलती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब किया गया वर्क डन एनर्जी में स्टोर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही क्या है, स्टोर्ड एनर्जी। मैंने आपको कई बार बताया है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही क्या है, स्टोर होना। और कंजर्वेटिव फोर्सेज के अगेंस्ट ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। कंजर्वेटिव फोर्स फिर से सुन लो कौन कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड में कौन सी फोर्स लग सकती है भाई, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी किसी बॉल को मैंने बोला था h हाइट तक राइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे किस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं हम, कंजर्वेटिव फोर्स विच इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्सेज आपको पता होनी चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है हमने ये ऐसे, और हम यहाँ पे किसी मैग्नेटिक डायपोल को ऐसे क्या करवा रहे हैं, ऐसे रोटेट करवा रहे हैं। तो हमने डी थीटा से क्या करवाया, इसको रोटेट करवाया। तो रोटेट करवाने के लिए देखो इस पोल के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स उधर लगेगा भाई। इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेटअप हुआ है, नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ इसके नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपल्सन के कारण ये नीचे आना चाहता है और ये ऐसे आके रुकना चाहती है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होगी इसके लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, डी थीटा से हम इसको रोटेट करवाएं, थोड़ा थोड़ा हम टोटल हम इसका वर्क डन निकाल लेंगे। थोड़ा सा आप इसको क्या करवाओ, रोटेट। तो आपको रोटेट करवाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, इसके ऊपर टॉर्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितना लग रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, बताइए, एम बी साइन थीटा, याद है आपको, इतना टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर। उसके अगेंस्ट इतना ही टॉर्क हम लगा दें, उससे थोड़ा सा ज़्यादा 0.01 न्यूटन भी लगाओगे आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नेगलेक्ट कर देते हैं भाई। एक बॉल है जो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रही है, मान लो 200 ग्राम मान लो, तो इसको अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हो तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 200 ग्राम। चीज़ है ना समझ में। अब आप बोलोगे 200 ग्राम में तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, हाँ बात सही है, 200 ग्राम नीचे की तरफ लगा रही है तो हम ऊपर की तरफ 200 ग्राम लगा देंगे तो ये ही रुक जाएगी। लेकिन आप 200 ग्राम से 0.001 न्यूटन भी थोड़ा सा लगाओगे ना ऊपर, तो ऊपर चलना स्टार्ट कर देगी उस फोर्स के कारण। उस फोर्स को हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट, 0.01 न्यूटन जो भी फोर्स थोड़ा सा हमने लगाया है। तो इसलिए जितना टॉर्क इधर लग रहा था उतना ही टॉर्क उतना ही फोर्स आप इधर लगाओगे तो आप क्या करवा सकते हो, डी थीटा इसको क्या करा सकते हो, डिस्प्लेस करा सकते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चीज़ आई समझ में, क्योंकि आप ऐसे थोड़ी ना चला रहे हो, इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये। तो वर्क डन निकालना है आपने, वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोशन में टॉर्क, फोर्स इज टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चीज़ आई समझ में। तो वर्क डन निकालना है, वही तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, एम बी, टॉर्क कितना है, एम बी साइन थीटा इंटू में डी थीटा। आया कुछ समझ में। अब छोटे से एंगल के लिए, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, आप डी थीटा रोटेट करवा रहे हो, तो छोटे से एंगल के लिए वर्क डन भी क्या होता है, स्मॉल होगा ना, डी डब्ल्यू। अब बाद में क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर दो कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, जहाँ भी है आपका थीटा 1 यहाँ 0, थीटा 2 से मान ले थीटा 2 जो है वो कितना है 90 या 180, कहीं तक भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। चीज़ आई समझ में। तो इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी डब्ल्यू एम बी साइन थीटा इंटू में डी थीटा। अब इंटीग्रेट कर देंगे भाई, इंटीग्रेशन लिमिट्स थीटा 1 से थीटा 2 तक, ठीक है भाई। अब डी डब्ल्यू जुड़ के क्या बन जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। जो चीज़ कांस्टेंट होगी उसको बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से, एम बी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का। साइन थीटा का इंटीग्रेशन याद है किसी को, माइनस कोस थीटा, तो माइनस आगे ले लूँ, माइनस कोस थीटा। अब इसको बॉक्स में रखा जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो गया है, और थीटा 1 से थीटा 2 क्या है, लिमिट्स। आया कुछ समझ में। अब वर्क डन, टोटल वर्क डन माइनस एम बी कोस थीटा, अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है भाई। ये आ गया है वर्क डन। अब एक लाइन लिखनी पड़ेगी, दिस वर्क डन, दिस वर्क डन has been stored in the form of potential energy, ठीक है भाई। अब W की जगह आप क्या लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी, U से डिनोट करते हैं हम, माइनस एम बी कोस थीटा। अब आप कहोगे कहाँ से आया, स्पेशल केस है ये, कोस थीटा ही तो है यहाँ पे, एम बी कोस थीटा, ठीक है। अभी बताता हूँ कहाँ से कैसे आएगा ये। स्पेशल केस लीजिए जिसमें थीटा 1 क्या है, एज्यूम कीजिए थीटा 1 क्या है, 0, और थीटा 2 आप कितना भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी। अगर आप यहाँ से यहाँ तक रोटेट करवाते हो तो आपका वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहले भी देखिए, चलो यहाँ स्पेशल केसेस करते हैं एक बार। स्पेशल cases, if theta 1 is equals to 0 and theta 2 is equals to 90, अगर थीटा 1 0 है और थीटा 2 कितना रोटेट करवाया आपने, 90, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। देखिए थीटा 2 क्या रखना है, 90, समझ में रही, यहाँ देखो इस फॉर्मूले में, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस एम बी, थीटा 1 0, ध्यान से देखिए, कोस 0 कितना होता है बेटा, 1, ध्यान से देख लो अभी, कोस 0 कितना हो गया, 1, कोस 90, थीटा 2 क्या हो गया, 90, तो ये टर्म क्या हो गई है, 0, और ये हो गया 1, माइनस 1 और 1 प्लस का एम बी हो गया, आया ना समझ में, हाँ, प्लस का एम बी 90 तक रोटेट करवाया आपने। और अगर 180 तक रोटेट करवाते हो आप, सेकंड केस इसका, इफ थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90, अगर आप यहाँ से कंप्लीट ऐसे रोटेट करवाते हो 180 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, थीटा 1 तो क्या हो गया 0, ये तो -1, कोस 0 -1 हो गया ना ये, हाँ। अब कोस 180 इज ऑलरेडी क्या होता है, -1, तो -1 और -1 माइनस का 2, और बाहर आके ये माइनस क्या बना देगा, प्लस, है ना, प्लस का 2 MB, कुछ चीज़ आई समझ में, यानी कि आप जितना वर्क डन करवा रहे हो देखो उतना ही तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है। आपको यहाँ से यहाँ तक घुमाने में 90 डिग्री, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक घुमाने में 90 डिग्री हो गया ना एंगल, तो आपने कितना वर्क डन किया, ये रहा प्लस MB, ठीक है। और ऐसे कंप्लीट रोटेट करवाने में कितना वर्क डन किया, उससे डबल किया आपने, डबल उससे पहले वाले से डबल, तो 2 MB कोस थीटा, चीज़ें समझ में। तो मैक्सिमम वर्क डन कौन सा है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, ये वाली, चीज़ें समझ में। ऐसे आप स्पेशल केसेस बना सकते। और कुछ डाउट है? अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में क्या है भाई, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने पढ़ा था, तो व्हाट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है, देखिए भाई। देखो भाई, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है, आपने पढ़ा है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, फ्लक्स लिंक्ड क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, मैंने बताया था। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या कहता है कि किसी भी
क्लोज सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक कब होगा? क्लोज इंटीग्रल ईडीएस किसका फॉर्मूला है बेटा? फ्लक्स तो है। फ्लक्स कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद है कुछ? ज़्यादा दिन नहीं हुए, है ना? ईडीएस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। कितना फ्लक्स लिंक होगा? जितना चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर होगा, क्यू आई इनसाइड। जितना ज़्यादा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के साथ लिंक होगा। यानी कि क्लोज सरफेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चार्ज अंदर होना चाहिए, ताकि अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी सरफेसेस के साथ लिंक हो। पढ़ा था ना हमने। यहाँ पे क्या है? क्लोज इंटीग्रल बी डी एस कितना होगा? वही तो है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ए डी एस क्या बन गया है? बी डी एस। ठीक है ना, प्रमोशन हो गया ए डी एस का, बी डी एस बन गया। अब यहाँ पे जो मैग्नेट है, मैग्नेट वो कहाँ होनी चाहिए? यहाँ चार्ज था, इस केस में क्या होनी चाहिए? मैग्नेट। तो ध्यान से देखिए, कोई भी क्लोज सरफेस आप लीजिए, कोई भी क्लोज सरफेस आप ले सकते हो, उसके अंदर मैग्नेट रखो, बाहर रखो, क्या होगा? देखिए, नॉर्थ साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकलता है नॉर्थ टू साउथ, अंदर में साउथ टू नॉर्थ। यही हाल होगा कि नहीं? आया समझ में? अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और एंटर भी हो रही हैं। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हुई उतनी तो बाहर निकल रही हैं। दिख रहा है आपको? एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर हुई, एक निकल रही है। एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर हुई यहाँ से और वही बाहर निकल रही है। ध्यान से देखिए। तो इसके साथ टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी लिंक हुई? 0। एक भी लाइन लिंक नहीं मानी जाएगी भाई, क्योंकि जितनी लाइनें अंदर आ रही हैं उतनी लाइनें बाहर भी जा रही हैं। तो फ्लक्स लिंक क्या है? 0। चार्ज के केस में आपने क्या देखा था बेटा? चार्ज, बताइए, ये चार्ज क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो याद होगा, है ना? चार्ज क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी लाइनें जो है वो बाहर जा रही हैं? इस केस में देखिए आप, कितनी लाइनें बाहर जा रही हैं? 5 लाइन्स। और ऐसे करता हूँ तो ये 6 लाइन्स। अंदर कितनी आ रही हैं? 0 लाइनें बाहर जा रही हैं। अगर जितनी लाइनें बाहर जा रही हो उतनी अंदर आ रही हो तो टोटल फ्लक्स लिंक क्या हो जाएगा? 0। लेकिन इस केस में अगर आप नेगेटिव चार्ज लेते हो सेंटर पे स्फीयर के, तो उतनी लाइनें अंदर आ रही हैं, सिर्फ अंदर आ रही हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है? अंदर, बाहर तो निकल ही नहीं रहा है। तो इस केस में भी फ्लक्स लिंक होगा, इस केस में भी फ्लक्स लिंक होगा, इस केस में फ्लक्स लिंक इज 0। यही है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब भी नहीं आया क्या समझ में भाई? आप मैग्नेट बाहर रखो या अंदर रखो भाई? मैग्नेट बाहर रखो, इसके अभी अंदर है, तो आप क्या देखोगे? बाहर है अगर मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है आपको? ये मैग्नेटिक फील्ड। अब आप सिर्फ इमेजिन करना यहाँ से ऐसे, अगर एक क्लोज सरफेस को यहाँ रखो बाहर, तो देखो ये लाइन एंटर हुई, निकल गई, लाइन एंटर हुई, बाहर भी निकल गई। समझ में रहा है? जितने लाइनें एंटर होंगे उतनी निकल जाती हैं इस केस में। चाहे आप मैग्नेट को बाहर रखो या अंदर रखो, फ्लक्स लिंक होगा ही नहीं। फ्लक्स लिंक कब हो? जब अकेला सिंगल नॉर्थ पोल रखो आप, उससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा हो। तो अकेला सिंगल पोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मैग्नेटिज्म में। जब भी मैग्नेट रखोगे आप, तोड़ के रखो इसको, अंदर साउथ पोल अपने आप डेवलप हो जाएगा। इसको बीच से तोड़ोगे, मैंने आपको बता रखा है, अपने आप साउथ पोल डेवलप। इसको और छोटा तोड़ो, फिर अपने आप साउथ पोल, एक नॉर्थ और एक साउथ। मोनोपोल तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिंगल पोल, एक सिंगल मैग्नेट में रखो ऐसे ही जिसका नॉर्थ ओनली सिंगल पोल हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक साइड नॉर्थ है तो दूसरी साइड साउथ होगा, भले ही आप उसको कितना ही छोटा तोड़िए, कितना छोटा तोड़ दो इसको, कितना छोटा, एक पोल नॉर्थ और एक साउथ ही बनेगा भाई। बताओ आया कि नहीं समझ में? आया? तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, क्लोज इंटीग्रल बी डी एस इज ऑलवेज 0। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है? कैसे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है? अर्थ के पास मैग्नेटिज्म आया कहाँ से? ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।